फ्री एजुकेशनल वीडियोस के लिए एक्सेलेंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। एक्सेलेंस ऑनलाइन, अ प्रोजेक्ट ऑफ एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं एजाज़ अली। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस के गेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के लिए मैथ्स का सेक्शन सी हम पढ़ रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। हमने जनाब क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें एक और क्वेश्चन मौजूद है। सॉल्व द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हमें जनाब, जिस तरह आपने पिछले सवाल में देखा कि गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड की मदद से हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था, यहाँ पर हमें जनाब जो मेथड यूज करना है उसका नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यानी इसमें मैट्रिक्स को इन्वर्ट किया जाता है, उसके जरिए हम सॉल्व करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और हमें मालूम है इन्वर्स निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो है ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास जनाब फार्मूला है जो इन्वर्स निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जब सिंपली इन्वर्स कहा जाए तो हम जो ये प्रोसेस आज करने जा रहे हैं उसके जरिए हम इन्वर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर सॉल्व करना है तो इन्वर्स निकालने के बाद कुछ इजाफी काम हो जाता है जो कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इट मीन्स के इस सवाल को पढ़ने के बाद इजीली इन्वर्स भी निकाल सकते हैं और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 8, 2x माइनस y प्लस z इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। हस्ब मामूल सबसे पहला जो काम होता है वो है राइटिंग द गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में जो पहला मैट्रिक्स बनता है कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जी 1 2 एंड 1, 2 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है एक्स वाई जी, द मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। और थर्ड इक्वल की उस तरफ हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा 8 3 0, दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। यहां हम अगर नाम बताएंगे, जो पहला मैट्रिक्स हमें नजर आ रहा है वो ए कहलाएगा, और जो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है इसे हम कैपिटल एक्स नाम दे रहे होते हैं, और जो कांस्टेंट है वो हमारे पास बी होगा 8 3 0। मेथड हमारे पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इट मींस कि हमें पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, और ए इनवर्स के लिए हम निकालते हैं डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट का जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं लैप्लासियन एक्सपेंशन, जो आप अपनी छोटी क्लासेस में भी कर चुके हैं। पहला आइटम हमारे पास पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और थर्ड पॉजिटिव होता है। तो इट मीन्स के 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, फिर नेगेटिव 2 2 1 1 माइनस 1 प्लस 1 2 माइनस 1 1 1। जिस एलिमेंट की हम बात करते हैं उसके कॉलम एंड रो को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। वो एलिमेंट्स बाकी जो 4 हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं 1 का कॉलम और 1 की रो नेग्लेक्ट कर लूँ तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। इसी तरह फिर -2 के लिए जब दूसरा हम बनाएंगे तो इसमें हमारे पास माइनर में कॉलम एंड रो को नेग्लेक्ट कर लेंगे, बाकी जो 4 नंबर थे उससे हमने लिखा है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, -2 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 1 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और -1 होगा 1 से। 1 -1 -1 नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हम, प्लस 1 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 1 1 के साथ -2 -2 के साथ -3 और 1 के साथ 3, -2 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास ये आंसर आ गया जनाब 7। किसका? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। हमने कहा इज नॉट इक्वल टू 0, जिससे इशारा हो रहा है द मैट्रिक्स
A is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि ए इनवर्स निकाला जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं जब कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, यानी ए का डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, तो वो सिंगुलर होगा, और जो सिंगुलर होता है उसका इनवर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर नॉन जीरो यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है, तो आप इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आइए जनाब, अब हम चलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की तरफ। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम जो कोफैक्टर्स निकालते हैं, और कोफैक्टर्स निकालने के लिए जो फार्मूला हमारे पास है -1 लाजमी आता है। जो भी आप निकाल रहे हैं आई जे नंबर जो भी हैं उसको आप यहाँ प्लस कर लेंगे, और आगे माइनर आई जे। ये है जनाब फार्मूला, एक तरह से आप कह सकते हैं फॉर कोफैक्टर्स। और जब हम एडजॉइंट निकालते हैं तो हमें जनाब कोफैक्टर निकालने होते हैं। क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स हैं, तो हमें 9 कोफैक्टर्स निकालने होंगे, A11, A12, A13, इस तरह से। तो आइए चलते हैं A11 पर। -1, 1 + 1। आप अपने इस मैट्रिक्स में अगर आप गौर करें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 1 2 -1 1 1 1 -1। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। जब हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, आप नेग्लेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो है -1 1 1 -1 -1 -1 -1 की पावर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 1 1 = 1। तो जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे, चूंकि 1 पावर है, माइनस खत्म होगा 1 और ये 0, तो A11 का आंसर आ गया 0। A11 के बाद हम आते हैं जनाब A12 पर। पहले -1 1 + 2, 1 2 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो आप देख सकते हैं कि जनाब हम ये नेगलेक्ट करेंगे तो बचेगा 2 1 1 -1। तो ये आगे जनाब 2 1 1 -1 -1 की पावर अब बनेगी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -2 -1 -1 -3, मल्टीप्लाई करेंगे तो A12 का फाइनल आंसर आ गया जनाब 3। A12 के बाद हम निकालेंगे जनाब A13, -1 लाजमी आता है, 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट करना है, तो हमारे पास बचेगा 2 - 1 1 1। टू -1 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई -1 की पावर 4, 2 1 = 2। दरम्यान में माइनस की साइन आती है लाजमी, वो मैंने लिखी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -1 आ रहा है, तो ये -1 हो जाएगा 1, क्योंकि हमारे पास जो ABCD है उसका तरीकाकार आपको मालूम है। A मल्टीप्लाई होगा D से, AD - BC की सूरत में, और B होगा C से, और B और C में से कोई एक नेगेटिव है तो जनाब माइनस हो जाएगा। तो ये बन गया 3, और A13 का आंसर आ गया जनाब 3। A13 के बाद हम बात करें जनाब A21, -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पर आप देखें ये हमारी सेकेंड रो है और ये हमारा फर्स्ट कॉलम, तो बचेगा 2 1 1 -1। ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं, 2 1 1 -1। अब आते हैं जनाब, ये बन जाएगा जनाब 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास बनेगा 2 1 1 -1 की पावर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -2,
पावर ओड है तो माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 3 वन ज़ा 3, ये आ गया जनाब A21। A21 के बाद आते हैं A22 पर, -1 की पावर 2 + 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जनाब ये सिंपल चारों कोने के नंबर बचेंगे, 1 1 1 -1, -1 की पावर 4, -1 -1, पावर इवन है, माइनस खत्म हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट आप देखें, एक बार ओड बनेगा एक बार इवन, जब ओड होगा तो माइनस रहेगा, इवन होगा तो पावर, अगर इवन पावर होगी तो हमारे पास ये माइनस खत्म हो जाएगा। -2 जब हमने मल्टीप्लाई किया तो A22 का आंसर आ गया -2। 22 के बाद आते हैं जनाब A23 पर, -1 की पावर 2 + 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम नेगलेक्ट करना है, ये सेकेंड रो हमारे पास है और ये थर्ड कॉलम, सेकेंड रो सॉरी ये थर्ड कॉलम हमारे पास, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को जब हम नेगलेक्ट करेंगे तो ये पूरी रो हमारे पास चली जाएगी। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम हम नेगलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 1 2 1 1 1 2 1 1, -1 की पावर 5, 1 -2, ये -1, ये भी -1, तो ये आगे जनाब 1। A23 A23 के बाद बारी आती है A31 की, -1 की पावर 3 + 1। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम हम नेगलेक्ट करेंगे, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम नेगलेक्ट करेंगे, 2 1 -1 1, 2 1 -1 1, -1 की पावर इस वक्त बनेगी 4, 2 1 ज़ा 2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई क्रॉस में करेंगे तो हमारे पास जनाब -1 आएगा, यानी कि ये +1 बन जाएगा। पावर इवन है, माइनस खत्म होगा, 3 3 1 ज़ा 3, तो ये आंसर आ गया जनाब A31। इसी तरह जनाब A32, -1 की पावर 3 + 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो को और सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे, 1 1 2 1 हमारे पास होगा, 1 1 2 1, -1 की पावर इस वक्त होगी 5, 1 -2, -1, ये भी -1, और A32 का आंसर आ गया जनाब 1। लास्ट हमें निकालना है जनाब A33, -1 की पावर 3 + 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा इसके मुताबिक, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 2 -1, 1 2 2 -1, -1 की पावर 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 4 आएगा, चूंकि पावर इवन है माइनस खत्म हो जाएगा, ये -5, तो आंसर आ गया जनाब मल्टीप्लाई करने के बाद A33। एडजॉइंट निकालने के लिए हम सारे कोफैक्टर्स को यकजा करते हैं, कौन से, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये जो हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं यार सारे पुट करने के बाद हम लेंगे ट्रांसपोज। A11 का हमारे पास आंसर आ रहा है, A11 इज 0, A12 इज 3 और ये भी हमारे पास आ रहा है 3, यानी 0 3 3। तो आइए जनाब यहाँ पुट कर लेते हैं 0 3 3। अब 2 वालों को देखते हैं, A21 इज 3, -2 1, 3 - 2 1, और इसी तरह A31 हमारे पास है 3 1 -5, 3 1 -5। एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल रहे हैं, ऊपर टी यानी ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज में आप कॉलम को रो या रो को कॉलम बनाते हैं, तो फर्स्ट कॉलम है इसको मैं फर्स्ट रो बना देता हूं, जो सेकंड कॉलम है इसको मैं सेकंड रो बना देता हूं, और जो थर्ड कॉलम है 3 1 5 इसको हॉरिजॉन्टली लिखकर रो बना देता हूं। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द एडजॉइंट ऑफ ए। अब आते हैं इनवर्स का फार्मूला, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप ये बात जानते हैं
कि हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 7। ऊपर हमने देखा, सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट निकाला था। एडजॉइंट हमारे पास है 0 3 3 3 - 2 1 3 1 5। इसको हम यहीं तक स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि देखें हमें इन्वर्स निकालना है। हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो सारे नंबर अपॉन में आ जाएंगे। हाल फिलहाल मैं इसको बाहर ही लिख रहा हूं। ax = b, ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में। रीजन ये है कि अगर आप टॉप पर देखें, जब मैंने गिवन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था तो आपने देखा कि जनाब ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स X और ये मैट्रिक्स B है। यहाँ पर मैंने नाम आपको बताए थे। तो आप देखें ज़रा गौर करें, AX और दरमियान में इक्वल की साइन, उसके बाद B, तो ये बन जाता है AX = B। हमें फाइंड आउट करना है वेरिएबल्स यानी X का मैट्रिक्स। तो A जब लेफ्ट से राइट साइड पर जाएगा तो ये बन जाएगा A इनवर्स। मैट्रिक्स में जब किसी मैट्रिक्स को आप दूसरी तरफ ले जाते हैं तो इनवर्स बन जाता है। X हमारे पास है X Y Z, A इनवर्स हमने निकाला 1/7, 0 3 3 3 - 2 1 3 1 5। और B हमारे पास जो टॉप पर मैट्रिक्स मौजूद था वो हमारे पास था 8 3 0। तो आइए जनाब इसको यहाँ रख लेते हैं 8 3 0। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जनाब, 1/7 मैंने सेम लिखा। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही, फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब होगा तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, 0 होगा 8 से, 3 होगा 3 से और 3 होगा 0 से। ये हमने जनाब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया। सेकंड रो अब मल्टीप्लाई होगी, 3 होगा 8 से, -2 होगा 3 से, 1 होगा 0 से। जब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम होगा, 3 होगा 8 से, 1 होगा 3 से और 5 होगा 0 से। ये 1/7 आप देख सकते हैं कि ऊपर ये हमारा डिटरमिनेंट जो था वो 9 आ रहा है। मैंने यहाँ 7 लिखा है, इसको मैं करेक्शन कर लेता हूं। ये 9 आप देख सकते हैं, डिटरमिनेंट हमारा 9 था। और यहां पर भी हमारे पास सूरत बन जाएगी 7 की जगह 9, और ये भी हमारे पास 9 1/9, 0 3 3 9 + 0 24 - 6 + 0 24 + 3 + 0 1/9 9 18 और ये बन जाएगा 27। अब ये जो बाहर 9 है हम सबसे डिवाइड कर लेते हैं, 9/9 18/9 27/9, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएंगे 1 2 एंड 3, ये हमारे आंसर्स आगे जनाब X Y एंड Z के। हमें सॉल्व करना था, X का आंसर 1, Y का आंसर 2 और Z का आंसर 3। यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है, ऑलमोस्ट इस तरह से। हमें जनाब उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट कर लें, ये कॉर्नर A है, ये B, ये C और ये D। तो A B C एंड D ये हमें गिवन है जनाब, और हमें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना है। A हमारे पास है 2,1,7, B हमारे पास है 5 -1 3, C हमारे पास है 4 3 5 और D हमारे पास है 0 2 3। सबसे पहला काम हम करेंगे जनाब, AB AC और AD फाइंड आउट करेंगे। उसकी वजह ये, वॉल्यूम का जो फार्मूला हमारे पास है वो है 1/6 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ AB AC और AD।
इसलिए हम निकाल रहे हैं ए बी निकालने के लिए बी माइनस ए होगा। बी हमारे पास है जनाब 5 माइनस 1 3, ए हमारे पास है 2 1 7, 5 में से माइनस होगा 2, माइनस 1 3 में से माइनस होगा 7, तो ये आ गया 3 माइनस 2 माइनस 4। ये हमारा आ गया जनाब ए बी। अब हम निकालेंगे ए सी। ए सी के लिए होगा सी माइनस ए। सी हमारे पास है 4 3 5, माइनस ए हमारे पास है जनाब 2 1 7, 4 माइनस होगा 2 के साथ, 3 1 के साथ, इसी तरह 5 होगा 7 के साथ, 2 2 माइनस 2, ये हमारे पास बन जाएगा और ये आंसर है ए सी का। अब आते हैं डी माइनस ए पर। डी मेरे पास है 0 2 3 और ए मेरे पास है उसी तरह 2 1 7, 0 माइनस 2 बनेगा, टू माइनस 1 होगा, 3 माइनस 7 होगा, माइनस 2 1 माइनस 4, ये आ गया जनाब ए डी। अब हम जनाब वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करेंगे 1/6 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी ए सी ए डी बाहर 1/6, अंदर ए बी के नंबर हमारे पास आ रहे हैं जनाब 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 4, ए सी मेरे पास आ रहा है 2 2 माइनस 2 और ए डी मेरे पास है माइनस 2 1 माइनस 4। यहां पर हम उसी तरह डिटरमिनेंट निकालेंगे, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। बारी आती है जनाब पहले 3 की, कॉलम एंड रो हम नेगलेक्ट करेंगे तो बनेगा 2 माइनस 2 1 माइनस 4। अब हम बारी आती है जनाब माइनस माइनस यानी प्लस 2 की, इसका कॉलम एंड रो नेगलेक्ट करेंगे 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4। अब बारी आती है माइनस 4 की, 2 2 माइनस 2 1, 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 4 द नेगेटिव 8, फिर माइनस की साइन, फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 यानी बन जाएगा प्लस 2, प्लस 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 4 से होगा माइनस 8, फिर नेगेटिव साइन, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस 4। जो माइनस दरमियान में होता है वो फिक्स रहेगा, 2 1 जा 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 यानी बन जाएगा प्लस 4। तो हमारे पास बन गया 1/6 3 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 12 माइनस 4 इंटू 6, 1/6 माइनस 18 माइनस 24 माइनस 24, ये बन जाएगा जनाब 18 24 एंड 24 माइनस 66 ओवर 6। वॉल्यूम है नेगेटिव साइन हम ओमिट कर लेंगे तो ये आ गया जनाब 11 क्यूबिक मीटर्स। ये हमने निकाला जनाब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जनाब इन आ पैरेललोग्राम ABCD। यहां पर बात हो रही है जनाब एक पैरेललोग्राम की, ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया,
वर्टिसिस बताए गए ए बी सी डी इसके हैं हमारे पास वर्टिसिस। एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, उन्होंने बताया कि ए बी का मिड पॉइंट जो है वो एक्स है, ये मान लेते हैं ये पॉइंट है एक्स। फिर कह रहा है कि y डिवाइड्स बी सी इन द रेशो 1:2, y वो पॉइंट है जो बी सी यानी बी और सी को मिलाने वाली साइड को 1:2 में ब्रेक कर रहा है। 1:2 में ब्रेक करने का मतलब है जनाब कि एक हिस्सा एक तरफ होगा, दूसरा हिस्सा एक तरफ होगा। 1:2 मतलब एक पार्ट एक तरफ, दो पार्ट्स एक तरफ। टोटल किसी चीज के हम 3 इक्वल पार्ट्स बना दें और एक हिस्सा एक तरफ और बाकी दो हिस्से एक तरफ कर दें, तो वो हमारे पास बन जाता है जनाब 1:2। एक्स ए बी का मिड पॉइंट है, वाई निकालना है, 1:2 रेशो बन रहा है। फिर हमें कह रहा है कि शो दैट z डिवाइड्स dx। अब आप देख सकते हैं ये है वो लाइन जो dx है, d और x को मिलाने वाली लाइन। शो दैट z डिवाइड्स dx इन 6:1, यानी ये वो पॉइंट है जो 6:1 में डिवाइड कर रहा है। z वो पॉइंट है जो 6:1 में हमें डिवाइड कर रहा है। यहां जरा देखिएगा, यानी 6 हिस्से एक तरफ हैं और एक हिस्सा एक तरफ है। यह है जनाब z। हमें प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी उसके वर्टिसिस हैं, x इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, y के बारे में बता रहा है कि वो डिवाइड कर रहा है बी सी को 1:2 में। फिर कह रहा है आप प्रूफ कीजिए z वो पॉइंट है जो dx को 6:1 में और ए वाई को 3:4 में डिवाइड कर रहा है। तो मैं एक और कलर यहां ले लेता हूं, ये यानी ए की जगह z है, अगर हम dx के एतबार से देखें तो वो 6:1 बना रहा है, और अगर मैं ए वाई के एतबार से देखूं तो 3:4 बना रहा है। ये हमें प्रूफ करना है कि z इज दैट पॉइंट। अब हम आते हैं जनाब, हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देखा, उसमें एरोज होते हैं जनाब। जिस तरह ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर एड हो रहे हैं तो ए सी उसका डायगोनल होगा जो रिजल्टेंट होता है। इसी तरह ए डी और डी सी अगर एड होते हैं तो ए सी उसका एक कॉमन डायगोनल होगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में उसमें भी हमने देखा इस तरह से, ये हमने एरोज लगाए। आप देख सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, यानी बी माइनस ए विल बी इक्वल टू सी माइनस डी। उससे पहले हम यहां पर एक काम करते हैं कि सपोज कर लेते हैं, लेट ए बी सी एंड डी स्मॉल, ये है जनाब पोजीशन वेक्टर्स। स्मॉल ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, B is the position vector of B, C is the position vector of vertex C और D is the position vector of vertex D। तो ये बन जाएगा B माइनस ए इज इक्वल टू C माइनस D। इसको यहां पर स्टॉप करते हैं। हमें क्या बताया गया? हमें बताया गया X इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो x निकालेंगे, दोनों वेक्टर्स प्लस होते हैं मिड पॉइंट के लिए और 2 से डिवाइड, तो हमने जनाब ये मालूम कर लिया x। फिर हमें कहा गया y डिवाइड्स BC इन द रेशो 1:2। रेशो फॉर्मूला यूज होगा, मिड पॉइंट निकालना है, सिंपल दोनों वेक्टर्स को प्लस और 2 से डिवाइड। रेशो में तरीकाकार ये होगा, फर्स्ट वेक्टर सेकंड रेशो, सेकंड वेक्टर फर्स्ट रेशो। अब फर्स्ट वेक्टर है बी, रेशो हम फर्स्ट वाली, वेक्टर हम फर्स्ट वाला ले रहे हैं, रेशो सेकंड लेंगे हम। इसी तरह जब हम सेकंड वेक्टर लेंगे सी और रेशो आएगी फर्स्ट वाली। नीचे जनाब दोनों रेशोस को प्लस कर लेते हैं
तो y का जो आंसर बना है वो है 2b प्लस सी ओवर 3। ये हमने एक्स भी निकाल दिया और वाई भी। अब हमें कहा जा रहा है प्रूफ कीजिए कि z डिवाइड्स dx इन द रेशियो 6:1। dx वाली लाइन को 6:1 में डिवाइड कर रहा है। तो आइए जनाब z निकालते हैं। dx यहां पर मैं लिख लेता हूं क्योंकि z डिवाइड्स dx इन द रेशियो 6:1। तो आप यहां देख सकते हैं जब हम फर्स्ट वेक्टर लेंगे सेकंड रेशो, और जब हम सेकंड वेक्टर लेंगे तो फर्स्ट रेशो आएगी। तो आइए जनाब z हम निकाल रहे हैं यहां पर। पहला वेक्टर d रेशो फर्स्ट वाली, x हमने ऊपर निकाला था a प्लस बी ओवर 2। अब रेशो देखें, जब हमने फर्स्ट वेक्टर लिया सेकंड रेशो, सेकंड वेक्टर ले रहे हैं फर्स्ट रेशो, सिंपल तरीका है, अल्टरनेट चल रहे होते हैं। डिवाइड बाय रेशो का सम, यहां कटिंग होगी 2 1 जा 2 3 जा, तो हमारे पास जनाब जो बच गया d, देखिए 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3a प्लस 3b ओवर 7। अगर मैं अरेंज करूं z हमारे पास आ गया 3a प्लस 3b प्लस d ओवर 7। ये हमारे पास z। फिर हमसे कहा गया कि z डिवाइड्स ay इन द रेशो 3:4। फिर वही काम होगा, जब हम फर्स्ट वेक्टर लेंगे सेकंड रेशो, और जब हम सेकंड वेक्टर लेंगे तो फर्स्ट रेशो। दोबारा उसी तरह हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वेक्टर a रेशो सेकंड है 4, सेकंड वेक्टर y हमने ऊपर निकाला था यहां पर 2b प्लस c ओवर 3, 2b प्लस c ओवर 3, और फर्स्ट रेशो आएगी यानी 3, नीचे सम 4 प्लस 3। यहां पर आप कटिंग कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया। आंसर हमारे पास आया 4a प्लस 2b प्लस c ओवर 7। यहां जो z ऑब्टेन किया गया वो आप देख सकते हैं 3a प्लस 3b प्लस d, मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, और नीचे है जनाब 4a प्लस 2b प्लस c। अगर स्टेटमेंट के मुताबिक z वो पॉइंट है जो ax को dx को 6:1 में और ay को 3:4 में डिवाइड कर रहा है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि z वो पॉइंट है जो dx को 6:1 में और ay को 3:4 में डिवाइड कर रहा है। तो z एक कॉमन पॉइंट है, तो दोनों सूरतों में z का आंसर सेम आना चाहिए, जबकि यहां पर आप देख सकते हैं कि z का आंसर सेम नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो ऊपर का z है वो इन टर्म्स ऑफ a b एंड d है, जो नीचे का z आ रहा है वो इन टर्म्स ऑफ a b एंड c है। तो हम यहां पर एक काम करेंगे, किसी एक को ओमिट कर लेते हैं। a और b दोनों में आ रहा है, एक तरफ d एक तरफ c है, या तो d हटाकर उसकी वैल्यू पुट करें c बन जाए, या c की जगह वैल्यू पुट करें उसको d बन जाए। सबसे पहले आपको याद होगा हमने यह रिलेशन बनाया था b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस डी। तो हम जनाब ये फैसला करते हैं कि यहां से c को हम ओमिट करेंगे, तो हम यहां से वैल्यू निकालते हैं और यहां पुट करेंगे। तो ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आएगी c की b माइनस ए प्लस डी, ये जो वैल्यू है ये हम पुट करेंगे जनाब। तो सूरत बनेगी 4a प्लस 2b, c की वैल्यू हमारे पास आ गई b माइनस ए प्लस डी, b माइनस ए प्लस डी, और नीचे है 7। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4a प्लस 2b प्लस b माइनस ए प्लस डी ओवर 7। 4a में से a गया 3a, 2b और b ये बन जाएगा 3b, लास्ट में हमारे पास है d डिवाइड बाय 7। अब आपने देख लिया कि जनाब
हमारा आंसर z का वही आ रहा जो ऊपर आ रहा था, क्योंकि z इज सेम इन बोथ केसेस। इसका मतलब है z इज अ पॉइंट विच divides dx in 6-1 and it also divides ay in 3:4। यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि हमने ये प्रूव कर लिया z a की सेम पॉइंट है जो dx को 6-1 में और ay को 3:4 में डिवाइड कर रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे कहा जा रहा है ए बी सी आर द पॉइंट्स, ए इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, ए बी सी पॉइंट इनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हमें। ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए, बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास बी, और सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो बताया गया 2a माइनस बी। सबसे पहले हमें कहा जा रहा है उसी तरह डी डिवाइड्स ए सी इन 2:3। तो आइए जनाब डी फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वेक्टर आएगा, सेकंड रेशो, फिर सेकंड वेक्टर आएगा, फर्स्ट रेशो, नीचे दोनों रेशोस को प्लस करेंगे, 3a 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4a माइनस 2b ओवर 5। ये हमने निकाला जनाब डी। 3a प्लस 4a ये बन जाएगा 7a, नीचे 5, ये हमने जनाब निकाल दिया d। आगे सवाल में कह रहे हैं कि e डिवाइड्स bd इन 4:1। फिर वही काम, फर्स्ट वेक्टर होगा, सेकंड रेशो और सेकंड वेक्टर होगा डी। डी वेक्टर आप देख सकते हो ऊपर हमारे पास है 7a माइनस 2b ओवर 5, रेशो फर्स्ट वाली 4, नीचे जनाब दोनों का सम 4 + 1। अब आप देख सकते हैं b 1 से मल्टीप्लाई होगा, b 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 7 जा 28a माइनस 4 2 जा 8, नीचे 5 और होल डिवाइड बाय 5। यहां पर हम ले रहे हैं जनाब एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ई 5b प्लस 28a माइनस 8b ओवर 5 एंड होल डिवाइड बाय 5। ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो सिंपली हमारे पास बन जाएगा 25। 28a ए की टर्म में हमने लिख ली, बी वाली दो टर्म में 5b माइनस 8b ये बन जाएगा माइनस 3b। ये जनाब हमने निकाल दिया ई का पोजीशन वेक्टर और यही हमें निकालना था। ए बी सी हमें गिवन थे, हमें बताया गया कि डी वो पॉइंट है जो ए सी को डिवाइड कर रहा है 2 3 में, तो हमने जनाब वही रेशियो फार्मूला यूज करके डी फाइंड आउट किया। फिर हमें कहा कि ई फाइंड आउट करें, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई निकालें जो बी डी को डिवाइड कर रहा है 4 1 में। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल में हमें कह रहा है प्रूफ हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए ये वो क्वेश्चन है जिसमें कोई डेटा हमें गिवन नहीं होता, हमें सिर्फ और सिर्फ एक डेरिवेशन शो करनी होती है, हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हेक्सागोन की जगह पेंटागोन भी हो सकता है, इसी तरह हेप्टागोन भी हो सकता है, यानी 5 साइडेड फिगर जो होती है उससे हम पेंटागोन कहते हैं, 6 साइडेड फिगर है तो हेक्सागोन। लेकिन लॉ एक ही है। अगर हम यहाँ 6 साइडेड फिगर की बात कर रहे हैं तो ये लॉ ये कह रहा है कि अगर 5 vectors are added by head to tail rule in the same order, अगर 5 वेक्टर्स हैं और उसे हम हेड टू टेल रूल से कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे की टेल से कोइंसाइड करेगा, सेकंड का थर्ड की टेल के साथ कोइंसाइड करेगा, और हेड ऑफ द थर्ड वेक्टर विल कोइंसाइड विद द टेल ऑफ फोर्थ वेक्टर एंड सो ऑन। अगर 5 वेक्टर्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो 6 1 विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स। यही हमारे पास कहलाता है हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं, जरा आप देखिएगा। ये आपके सामने हेक्सागोन बनाया जा रहा है।
इन वर्टिसेस को हम नाम दे देते हैं जनाब ए, बी, सी, डी, ई और ये एफ। ये ए बी वेक्टर, ये बी सी वेक्टर, ये सी डी वेक्टर, ये डी ई वेक्टर और ये ई एफ वेक्टर। 5 कंज्यूगेटिव वेक्टर हैं, ए बी, बी सी डी, डी ई और ई एफ। हम इसको लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास है वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई और ये वेक्टर हमारे पास एफ। हमें प्रूफ क्या करना है कि जब 5 वेक्टर कंसेक्यूटिव एक दूसरे के साथ हेड टू टेल रूल से कनेक्ट करें तो 6 1 विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी ए सॉरी यानी ये स्टेटमेंट बन जाता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ, ये 5 वेक्टर्स हम कनेक्ट कर रहे हैं, रिजल्टेंट हमारा होगा ए एफ। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें जनाब प्रूफ करना है। और यहां पर हम जनाब पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। ए बी एंड बी सी को जब मैं ऐड करूंगा, पहले मैं 2 वेक्टर्स को कनेक्ट कर रहा हूं, ए बी और बी सी को जब मैं कनेक्ट करूंगा तो रूल के मुताबिक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये बनेगा ए सी। यानी ए सी बराबर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। ए सी हमारे पास आ गया ए बी प्लस बी। डायग्राम में अगर हम बात करें, ये ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर जब ऐड होंगे तो रिजल्टेंट आएगा जनाब ए सी वेक्टर। यानी हम 2 वेक्टर्स को ऐड करें, थर्ड वेक्टर आ रहा है। अब हम एक काम करेंगे कि ए सी वेक्टर को और सी डी वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट आएगा ए डी वेक्टर। सो हम कह सकते हैं ए सी वेक्टर प्लस ए सी में हम सी डी वेक्टर ऐड कर लें तो हमारा आंसर आ रहा है जो रिजल्टेंट वो ए डी है। यानी ए डी बराबर है, ए सी को हमने कहा है, ऊपर हमने प्रूफ किया, अब हम आते हैं जनाब एक और डायग्राम। अब हम ए ई, ए डी और डी ई को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा जनाब ए ई। अब ये पोर्शन हम ऐड करने जिसमें वेक्टर ए डी, डी ई में जब ऐड होगा तो ए ई आएगा। यानी ए डी प्लस डी ई तो बन जाएगा ए ई तो ए ई की बात करते हैं। ए डी ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी और डी ई डायग्राम के मुताबिक ई के बराबर है, डी ही डायग्राम के मुताबिक बराबर है डी के। तो ए ई का आंसर आ गया वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब तक हमने ये प्रूव किया कि ए ई हमारे पास है ए प्लस सी प्लस डी, ए बी सी डी सब आ चुके हैं। ये है जनाब ए ई। अब हम लास्ट अपने डायग्राम पर ज़रा ध्यान देते हैं। लास्ट पोर्शन ऐड करना है तो जनाब हमें ये पोर्शन ऐड होगा जिसमें ए ई वेक्टर और ई एफ वेक्टर दोनों ऐड होंगे तो ए एफ आएगा। यानी ए ई प्लस ई एफ वेक्टर तो ये बन गया ए एफ। यानी ए एफ बराबर है
पहले ए ई की बात करें तो ऊपर हम प्रूव कर चुके ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ई एफ हमारे पास है जनाब वेक्टर ई। तो फाइनली हमने ऑब्टेन कर लिया ए एफ जो बराबर है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और यही हमें प्रूव करना था कि 6 वेक्टर यानी ए एफ लास्ट वेक्टर ये है रिजल्टेंट, बाकी तमाम का हमने उसमें वेक्टर ए बी सी डी ई यानी फाइनल वेक्टर एफ जो है वो यानी छठा वेक्टर जो होगा बाकी 5 के सम के बराबर होगा। ये था हमारा हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।